डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी बहुत व्यस्त है, चुनाव लगता है स्वयं ही लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ढूंढ रहा हूँ उनको, मैं कई दिन से मिलते नहीं हैं, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ पाए हैं। तो वो भी 4 बार टाइम ये चेंज किए हैं तब जाके हमको मिले हैं। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल्स को हमारी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और याद रखें अब कुछ ही दिन बचे हैं, 3 हफ्ते से कुछ थोड़ा सा अधिक समय बाकी है दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट का। और इसके बारे में अभिषेक जी भी आपको कुछ बताएंगे, कुछ आपको कहेंगे जी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। एक्चुअली आप जो लेट हुआ है आप शो में, उसके 2 कारण हैं। एक तो शत्रु बोध में हम शत्रु ढूंढने चले गए थे और एक बड़ी समाजवादी जब बिहार में आंदोलन चल रही थी तो एक आदमी ने अपना जनेऊ तोड़ दिया था समाजवादी बनने के लिए। उनके बेटे राहुल शर्मा खड़े हैं शाहपुर में और मेरा लिटरली जिसको कहते हैं वास्तव में अपना छोटा भाई राकेश ओझा खड़ा है शाहपुर में। तो ये निसंदेह मेरी खुद की चुनाव है, मेरा खुद का इलेक्शन है शाहपुर में। तो एक तो वहां बिजी है और दूसरा वही शत्रुबोध, सनातन को जो मिटाने की लोग जो बात करते हैं उनको ढूंढने निकल पड़े हम लोग बिहार में, तो वो एक कारण है। और शत्रुबोध नवंबर में जयपुर डायलॉग्स का भी लेकिन टॉपिक, अब कंप्लीट करें। तो ये जयपुर डायलॉग्स का भी शत्रु बोध ढूंढना है। कमाल की बात है कि राजद और कांग्रेस वाले भी शत्रु बोध एक दूसरे के प्रति जागृत कर बैठे हैं। अब ये वाला क्यों हुआ है ये तो संजय सर जाने। भाई मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमें जो आशा थी कि जो राहुल गांधी का जो एक उद्घोष है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से टिकट वितरण होगा, ऐसा तो होता दिख नहीं रहा है। और ऊपर से जो कहा कि साहब के सारे जो है वो इंडी वाले एक हैं, वो भी होता नहीं दिख रहा है। अभी तक तो मुझे यही नहीं पता चल रहा है। मैं तो बहुत ढूंढ रहा हूँ, कई लोगों से पूछ चुका हूँ, किसी को क्लैरिटी नहीं है कि भाई महागठबंधन की सीटों का आपस का अनुपात क्या है। आपको पता हो आप ही बता दीजिए। नहीं, कैसे मैं आपको अनुपात बता देता हूँ, अनुपात बता देते हैं। बिल्कुल, क्या अनुपात है और किस सीट पर कौन लड़ रहे हैं ये भी आपके दर्शकों के साथ मैं अभी शेयर कर देता हूँ। फेज 1 में जो बैटल है, राजद 69 सीट्स पर लड़ रही है, उनके अगेंस्ट जेडीयू 32 पर, बीजेपी 24 पर, एलजेपी 11 पर और आरएलएम जो है वो 2 पर लड़ रही है। अब देखिए आलमनगर में महागठबंधन में ने भी करा है। एक मिनट, इसका टोटल कितना होगा? ये तो आरजेडी वर्सेस इनका मैं कह रहा हूं। कांग्रेसी तो जहां मर्जी वहां सीट बांट रहे ना, उनको तो हमने गिना नहीं ना। अब मैं बता दे रहा हूं कहां कहां कैसे कैसे सीट है, वो भी इसलिए मैंने कहा आलमनगर में महागठबंधन का भी कैंडिडेट है और देखिए वीआईपी का हमको नहीं पता आलमनगर कहाँ है, जब बताएं तो जिला साथ में बताएं। हाँ तो मैं बता देता हूँ। आलमनगर, गरुआ में, बलराम में, औराई में आरजेडी वीआईपी कैंडिडेट एक दूसरे के अगेंस्ट है। कांग्रेस 27 सीट पर जहां लड़ रही है। जिला कौन सा है भाई बताइए ना। मैं जिला भी बताऊंगा, पहले सर हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। यह है कांग्रेस का भी 27 सीट है, उसके अगेंस्ट जेडीयू 13 पर है, बीजेपी 14 पर है। 121 का पहले नंबर तो बता देना सर। जहां पर जाले में, जो जाले दरभंगा में है, पहले बता देता हूँ। अच्छा वो नौशाद मियां वाली सीट जाले। हाँ,
जाले में मकसूर अहमद और ऋषि मिश्रा दोनों महागठबंधन और कांग्रेस कह के हम लोग लड़ लेंगे। इसी प्रकार से सीपीआईएमएल 15 सीट पर लड़ रही है, जिसके अगेंस्ट 6 बीजेपी। जाले वही है ना जहाँ प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई थी, सर नौशाद मियां जाले द्वारा। वही सीट है जहां से जिनका अभी मैंने पॉडकास्ट किया है, जिवेश मिश्रा जी वहां से खड़े हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है बीजेपी के। उनके अगेंस्ट एक राजद वाला एक कांग्रेस वाला दोनों खड़ा है। बोला हम लोग पहले सेमीफाइनल खेलेंगे, हम में से जो जीतेगा वो जिवेश मिश्रा के अगेंस्ट फाइनल खेलेगा। लेकिन चुनाव आयोग एक ही बार में रिजल्ट घोषित करता है तो फिर वहां वोट चोरी होगी, वो अलग बात है। इसी प्रकार से सर सीपीएम 4 सीट पर है, जहां पर जदयू 1, बीजेपी उनके अगेंस्ट 1। ये जो पूरा समीकरण है, ठीक है। अब गरुआ सीट में आप पूछ रहे थे, ये जो है गया में पड़ती है, ये गया के पास का सीट है। तो ये जो स्थितियां बन रही है सर, ये बताता है कि एक हेलीकॉप्टर में साथ में मछली भात जरूर खाए थे, वो याराना जरूर लोकसभा में दिख रहा था। बेचारा डिप्टी सीएम हर बार जब भी मिले तो बोले हम डिप्टी सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेगा, 60 सीट लेंगे। फिर बोला गया 40 सीट दे देते हैं, बोला चलो कोई बात नहीं 40 दे दो। फिर बोला 30 सीट दे देंगे, बोला अच्छा साला कम से कम 30 तो दो। अब सीटें नहीं दे रहा है, यहाँ इनको सीट नहीं दे रहा है। 14 सीट दे रहा है, उसमें से सर जीतने लायक एक ही सीट है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता। परिवार को देना है, बेटा को देना है, पत्नी को देना है, साली होगी, बड़े भाई हो, समझिए सर परिवार में 6-7-8 लोग हैं। ऐसा मत कीजिए, पाप की एक सीट सेफ सीट दीजिए। तो वैसी स्थिति चल रही है। कांग्रेस ने बोल दिया कि भाई पहले निपटाया मुकेश सहनी को, कांग्रेस ने बोला एक काम करो 14 दे रहे हैं, लड़ना है लड़ो, नहीं तो जाओ। देख रहे हो कि वहां पे जीतन राम मांझी को 6 सीट मिला है, उससे बड़े हो क्या। बोला मुकेश सहनी ने मेरी डील तो राजद से है, तुम चुप रहो। राजद ने बोला इनको, अबे हाँ बे तुम चुप रहो। इसके बाद राजेश राम ट्वीट कर बैठे सर, मैं आपके दर्शकों के साथ वो ट्वीट शेयर कर दे रहा हूं, और इसको समझ में हमको भी नहीं आया कि ये ट्वीट हो क्यों रहा है। दलित दबेगा नहीं, दलित झुकेगा नहीं, इनकलाब होगा, ऐसे करके जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। जय राहुल बोलना था, गलती कर गए। ये अलग परेशानी है। नीचे में जय राहुल गांधी नहीं लिखे हैं, सोचिए। फिर कैसे चले? सोनिया भी नहीं लिखे हैं, कैसे जीतेंगे पता नहीं। कितने दलितों को टिकट दिया है, कितने ओबीसी लोगों को टिकट दिया है। जो एयरपोर्ट पे अल्लाहवरू जी तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह कार के अंदर घुस गए, जो कपड़ा फाड़ युद्ध हुआ है पटना के एयरपोर्ट पे। मतलब आप लोग कहां WWE देखने के लिए। अल्लाह वारू जी के पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब पड़ी नहीं है, वो बच गए हैं किसी तरह, लेकिन उनका जो पीछे वाला है उसको पड़ गया था। आरोप इतने गंभीर लगाए हैं। मैं एक एक्स कांग्रेसी, मतलब अभी वर्तमान में कांग्रेसी हैं, लेकिन वो अभिषेक तिवारी के भी मंच पे और जयपुर डायलॉग्स के भी मंच पे कांग्रेस का बिहार में करप्शन का पोल खोलने को तैयार हो गए हैं। मैं दर्शकों से अपडेट करूंगा कि जल्दी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके बिहार के अंदर जो अल्लाहवरू जी के नेतृत्व में करप्शन हुआ है और टिकट बंटवारे में पैसा लिया गया है, उसका एक्सपोज हम लोग कराएंगे, जल्दी कराएंगे। बहुत सनसनीखेज एपिसोड होने वाला है दोनों चैनल पर। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस को भी लोग पैसे देते हैं क्या टिकट के लिए? सर ये बिहार है, कांग्रेस के पास भी कई सेफ सीटें हैं, ऐसा नहीं है। जहां पर सेफ सीटें भी हैं और फाइट वाली भी सीटें हैं, वो लोग देते हैं कांग्रेस को। क्या बात कर रहे हैं। सेफ तो उनके पास वही है जो आपके सीमांचल वगैरह में, और कहाँ है उनके पास सेफ? नहीं, कुछ अपनी फिक्स सीटें रोहतास, भभुआ, सासाराम रीजन में भी हैं, वहां पे भी लड़ती है। देखिए कांग्रेस को उससे टिकट पाने की लड़ाई ये नहीं है। हमको ये समझना होगा कि कांग्रेस जिस गठबंधन में लड़ रही है, वहां पे माले और राजद का भी कंबाइन वोट है। तब इन वोटों के सहारे कांग्रेस के टिकट की वैल्यू बढ़ जाती है, और इसी कारण अब दिक्कत कहां है। करोड़ों रुपए एक आदमी ने लेफ्ट को भी दे दिया, कांग्रेस को भी दे दिया, राजद को भी। सीट एक ही है, सब अपना अपना फिर उस सीट पे अनाउंस कर रहे हैं। बोला हाँ पैसा दिया है तो टिकट सिंबल देने में कोई दिक्कत नहीं है, ले लो सिंबल, जाओ।
लड़ लो बेटा, सीट का तो बंटवारा देखिए नहीं। आप मैं भारी कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप तो मुझे सीधे सीधे बताइए कि पहले राउंड में जो 121 सीटें हैं उसमें कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसपे महागठबंधन के एक से अधिक दल लड़ रहे हैं? कितनी सीटें बताया हैं? तो नंबर बताइए, नंबर। नंबर ये अराउंड 24 हो रहा है सर। पहले राउंड में और सेकंड राउंड में अब अब वो तो वो स्थितियां बन रही हैं, वो बागी वाले हो रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है, आज 18 ही है। बंटवारा तो आज भी नहीं हुआ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीटों का तो बंटवारा तब होगा ना सर जब बैठक होगी। अब तो बैठक भी बंद हो गया है। अब तो ये सुन रहे हैं लोग, फोन कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। कांग्रेस का फोन कॉल राजद अटेंड नहीं कर रही है, राजद का फोन कॉल कांग्रेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। ये बचा कहां है गठबंधन? और आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं सर, चुनावी रैली में एक दूसरे के नॉमिनेशंस में ये लोग नहीं जा रहे हैं। और ऐसा सभी सीटों पर देखने को मिला है। जहां राजद का नॉमिनेशन था वहां कांग्रेस वाला नहीं गया है, जहां पे कांग्रेस का नॉमिनेशन था वहां राजद वाला नहीं गया है। ये कैसी गठबंधन की का खेल चल रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है? ये अगर निपटा देखा जाए तो एनडीए में तो पूरी सुख शांति है। हाँ, एनडीए में तो सब एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। एनडीए देखिए सर, यही बात है कि अमित शाह फुल टाइम पॉलिटिशियन। अभी मैं जब शो कर रहा हूं आपके ऊपर ब्रेक करता हूं, एक सीट थी चेनारी जिसके ऊपर ललन पासवान निर्दलीय खड़े होने जा रहे थे। 2 घंटे पहले, अभी से 2 घंटे पहले ललन पासवान को फोन किया अमित शाह जी ने, कहा बड़े नेता हैं, आपके लिए विधानसभा था नहीं, इसलिए मैंने स्वयं इग्नोर किया है। आप लोकसभा लड़ेंगे सासाराम से, एमएलसी बनाए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैथिली ठाकुर वाले सीट पे भी बात था, उनको भी संजय सिंह को डायरेक्ट अमित शाह ने फोन। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अपने नाराज लोगों को मनाना आता है बीजेपी को, दायित्व देना आता है कि नहीं नहीं, इस लोकसभा में, इस विधानसभा में 6 सीट आपका ये दायित्व है, उसका खर्चा पानी सब भाजपा देखेगी। नेता को भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इस विधानसभा में टिकट ना मिला, जिम्मेदारी मिल रही है 6 विधानसभा जिताने का, पैसा वैसा हर चीज देख रही है, तो ललन कमाई पासवान को तो पहले भी टिकट नहीं दिया था इन्होंने सासाराम से। नहीं। दोनों सर्वेज में उस बार शिवेश राम की लोकसभा चली में थी, क्योंकि वो नित्यानंद राय जी के लाडले हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, अब ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये हम मना ले रहे हैं अमित शाह। जब अमित शाह व्यक्तिगत रूप से फोन कर देंगे ना तो लोग मान जाते हैं। यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच समन्वय नहीं है। अब मैं डेड श्योर हो गया हूं कि 2004 से ही लालू परिवार को निपटाने का कांग्रेस का प्लान था सर। मैं नहीं मानता इनके सहयोगी है। मैं टाइमलाइन बता देता हूं सर। हाँ बताइए, कहिए तो बताऊं। बताइए। जब रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव और आईआरसीटीसी जैसा ओपन एंड शट स्कैम हो रहा था, ठीक है, लैंड फॉर जॉब स्कैम हो रहा था, कांग्रेस के नेतृत्व को मालूम नहीं था कि ये फंसेंगे लालू प्रसाद यादव? पता था। फिर उनको बचाने के लिए जो बिल लाया गया उसको किसने फाड़ा सर? उन्हीं को बचाने के लिए एकमात्र वो बिल आया था। किसने फाड़ा सर? राहुल गांधी ने राहुल फाड़ा। गांधी ने। फाड़ बताइए। ठीक। तो बाप फंसे लेकिन बेटा तो नहीं फंस रहा था। किसके शासनकाल में सर सारी चीजें, ये सारे केस होने शुरू हुए? सब कांग्रेस के शासनकाल में। तो भाई भाजपा कहां दोषी है? ये तो निपटाने का पूरा कुनबा निपटाना चाहते हैं और दोष हो रहा है बीजेपी पे। ये चाहते हैं कि राजद खत्म हो जाए, इसके बाद मुस्लिम वोटर रहेगा नहीं और राजद इतना वीक हो जाएगा कि उसका वाई समीकरण भी हम राजद को नीचे से देंगे और वाई समीकरण भी हमारे साथ रहेगा और हम भाजपा में के अपोजिशन में बिहार में फिर से खड़े होंगे। आप देखिएगा यही सारा खेल सर उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में होगा सर। मैं तभी मानने को तभी तैयार अखिलेश अखिलेश बाबू ने जो है इनकी बैंड बजाने के लिए बुर्का वाला उठा लिया मामला, जो कि बिहार में किसी ने नहीं उठाया। अखिलेश जी उठा के कूद पड़े और उन्होंने फुल टॉस दे दी योगी जी को। देखिए यही यही दिक्कत है अखिलेश यादव जैसे समझदार नेता की, यही दिक्कत है। दानापुर लोकसभा चुनाव हारने के बाद रामकृपाल यादव जी को जब ये टिकट दिया गया तो रामकृपाल यादव जी का यह रिक्वेस्ट था कि मेरे नामांकन में एक नेता ही आएगा,
और वो योगी आदित्यनाथ आएगा। आप समझिए यादवों का किस तेजी के साथ राष्ट्रवादीकरण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चक्रव्यूह में फंस गए हैं रामकृपाल यादव। अरे रामकृपाल यादव जी जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं, उस चक्रव्यूह को भेदेगा उनका बेटा अभिमन्यु यादव। नाम ही अभिमन्यु है। और सिर्फ दानापुर सीट नहीं भेदेगा सर, बगल वाली मनेर सीट भी भेद देगा। सारे यादव युवा लड़के उसको अभिमन्यु भैया बोलते हैं, चरण छूते हैं, और वो जाता है सर। बर्थडे पार्टी से लेकर के जीना मरना सब जाता है, उनके बीच रहता है सर। और यहां हरियाणा से आए हुए यादव क्या कर रहे हैं? 2-3 बातें कहता हूं, फिर आगे चलेंगे। तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में कौन गया सर? एक भी कांग्रेस का बड़ा कार्यकर्ता नहीं गया, लेफ्ट का बड़ा कार्यकर्ता नहीं गया। मोदी जी के कार्यक्रम में एनडीए का सबसे छोटा नेता जिसको एक सीट मिला था वो भी गया। मांझी भी गए, उपेंद्र कुशवाहा भी गए, सब गए। ये यूनिटी होती है सर। कम से कम सीएम पद का दावेदार आदमी है और गठबंधन का कोई नेता नहीं जा रहा। चलिए कोई बात नहीं, वहां नहीं गया। जब महुआ विधानसभा के लिए नॉमिनेशन किया तेज प्रताप यादव ने, रोहिणी यादव ने ट्वीट करके आशीर्वाद दिया। फिर रोहिणी यादव ने यही आशीर्वाद तेजस्वी यादव को क्यों नहीं दिया? दोनों तो भाई हैं। तो तेज प्रताप के खिलाफ कैंडिडेट भी तो उतार दिए हैं तेजस्वी यादव, और अरे तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप उतार दिए हैं। तेजस्वी के खिलाफ का सिर्फ तेजस्वी के खिलाफ नहीं उतारे, उतारे तो वो शंकर यादव को भाई वीरेंद्र के भी खिलाफ है मनेर में। वही भाई वीरेंद्र का सचिव, तुम भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है जी, पूरा दुनिया जानता है। तो ऐसे लोगों के साथ, हाँ, बिहार में एक बड़ी राजनीतिक समझदारी का काम किया है राजद ने। ओसामा जी को टिकट देकर, आहा भगवान झूठ ना बुलवाए। तो ये मुझे लगता मास्टर है स्ट्रोक कि अब तो योगी जी की डिमांड और भी बढ़ जाएगी। योगी जी लिख लीजिएगा सर, उस सीट पर जाएंगे। एक सर्वे अभी हमने किया है जिसमें एनडीए के 60% लोग अपने सीट पर योगी जी की रैली की डिमांड कर रहे हैं। एनडीए की बात कर रहा हूं, भाजपा के नहीं। जदयू का राष्ट्रवादीकरण हो गया है सर। कहां मुसलमान को टिकट दिए सर? एक किशनगंज की सीट एलजेपीआर ने कलीमुद्दीन को दी, वो तो मजबूरी है, वहां तो वही देना है। बाकी 4 सीटों पर जो दी है जदयू ने, वो भी मजबूरी है। आरएलएम ने दिया नहीं, हमने दिया नहीं, बीजेपी ने दिया नहीं, और ये पांचों हारने की स्थिति में है। यानी एनडीए से कोई मुसलमान लिटरली नहीं जीतेगा, जो स्थिति बन रही है। सरकार बनेगी इनकी और जीतेगा नहीं, तो फिर वही माइनॉरिटी आयोग के नाम पर किसी को ऐसे जिताया के बुला के दिया जाएगा फ्रेंडली फाइट में। ये जो बदलाव है, एनडीए ने बिहार में बता दिया कि तुम्हारी धमकी से नहीं डरेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार का ये परिवर्तन, 22 मुसलमानों को टिकट दिया, 11 पे आए, अब 4 पर आ गए, और वो भी सारी अनसेफ सीटें। ये तो कभी हुआ नहीं सर। मतलब ये है कि मोदी जी का प्रभाव तो है प्रचंड, योगी जी का कितना बड़ा प्रभाव है कि बुर्का बुलडोजर से उठाया जा रहा है। अरे भाई, बुर्का भी बुलडोजर से उठाने की चीज है? कैसी कैसी बातें लोग करने लगे। बुर्का बुलडोजर से बिहार में अब तक लहंगा रिमोट से उठाया जाता था। टेक्निक है सर। नहीं तो वो तो टिकट मिले है ना। आपके जो भोजपुरी गायक हैं जो लहंगा वहंगा उठाते हैं, उनको सबको टिकट दिए गए। नहीं, इनको दिया है, जन सुराज ने, बड़े क्रांतिकारी गायक को दिया है, रितेश पांडे को। उनका बड़ा तो फेमस गाना है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। साला क्या? वाह वाह वाह। देखो खेसरी को भी तो दिया गया है ना। खेसारी लाल यादव, हाँ हाँ, वो छपरा से है। उनका एक अलग है कहानी। मतलब वो अश्लीलता के ब्रांड एम्बेसडर है भोजपुरी के। उन्होंने शायद जीवन में एक भी अच्छा गाना भोजपुरी में, मुझे लगता है, मैंने तो कम से कम नहीं सुना है। सारे डबल मीनिंग ही गाने गाए। लेकिन खैर चलिए, तो फिर इसमें तो सभी है। पवन सिंह का काहे टिकट काट दिए थे?
यही बीजेपी ने बोला, भाई अच्छा। हम संस्कृति वाले लोग हैं, ओह, हम अगर गायक को ही देंगे तो उसको देंगे जो संगीत की साधना की है, जो सुरों की साधना करती है, मैथिली को देंगे। हम मैथिली को दे दिए। उस सीट पे भी बवाल था सर, बहुत बवाल था। व्यक्तिगत रूप से मैं भी दुखी था, क्योंकि जो संजय सिंह है ना सर, हम्म, उन्होंने लव जिहाद, मिशनरियों के विरुद्ध बहुत साथ दिया है हम जैसे हिंदूवादियों का शुरू से ही। बढ़िया नेता है सर ग्राउंड के, लेकिन उनको ऑफर की गई होगी जो सारी चीजें, वो तो अलग बात है। अमित शाह जी ने व्यक्तिगत आप रूप से बिहार में एडवांटेज है ना, आपके पास विधान परिषद भी है, तो आप लोगों को एडजस्ट कर सकते हो। हमारे पास बहुत एडवांटेज है, हमारा एडवांटेज बड़ा है। हम बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में ये एडवांटेज है। ये एडवांटेज है, तो ये सेटअप हो जाता है। तो पश्चिम अच्छा, बंगाल में उन्होंने विधान ये परिषद एडवांटेज तो विधान सर परिषद राजद के खत्म पास कर भी दी है, कांग्रेस के पश्चिम पास भी है। बंगाल में। नहीं नहीं संजय सर, मेरा प्रश्न है, ये एडवांटेज तो राजद और कांग्रेस के पास भी है, हम्म, वो क्यों नहीं सेट कर पा रही है अपने लोगों को? कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जीतेंगे चुनाव। इसका तो एक ही कारण हो सकता है कि हम ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जब ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम मनोनीत कर पाएंगे, तब फिर काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोग जाइए। हाँ, लेकिन राहुल गांधी समझदार है, वो जानता है कि पीक बिहार चुनाव है, पहले वो चंडीगढ़ गया और अब सोच रहा होगा कि यार बिहार तो निपटा ही दिया, चले बंगाल, ममता बनर्जी का कुछ काम तमाम वाम किया जाएगा, कुछ देखा जाएगा। और ये भी विचित्र स्थिति है, लेकिन वहां एसआईआर पुरजोर चल रहा है। मतलब सारा समीकरण मैं देख रहा हूं सर। आपने भी बोला था कि देखिए काली पूजा के बाद ये स्थितियां बनेगी, बंगाल में वो स्थिति बनने लगी है कि इनके हाथ में फिर से पूरी तरह से गेम आ जाएगा। बिहार में स्थिति इनके हाथ बंगाल में में तो भाई बनेगी। ये प्री एसआईआर वाला क्या मामला आ गया है? प्री एसआईआर ये टेस्टिंग है, वो तबे तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। आप बौखलाइएगा, 2 राउंड में हम एसआईआर करेंगे, जैसे करने जाएंगे आप बौखलाइएगा कि अरे हमारा वोटर है, चुनाव आयोग बोलेगा कि नहीं हम तो करके मानेंगे, नहीं करने दीजिएगा। नहीं, वो तो ऐसा है, वो आज मैंने एक वीडियो डाला था कि राहुल गांधी ने तेजस्वी और ममता दोनों को निपटा दिया। तेजस्वी को तो गठबंधन करके निपटा दिया, और ममता को वो जो एसआईआर वाला जो उन्होंने वोट चोरी यात्रा की, तो वोट चोरी हाँ। यात्रा के बाद उन्होंने वोट चोरी यात्रा के फॉलो अप में उन्होंने प्रशांत भूषण को कहा कि भाई तुम जो है वो लगा दो फटाक से सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तुम्हारी तो बात सुनी ही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एसआईआर को पूरा 4 पक्का का दे करके ऐसा पक्का कर दिया कि दिया। अब ममता जी के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। ना तो जो बिल्कुल। है वो एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। जी। केवल ये कहा कि भैया आधार को भी देख लेना यार, काहे इतना देख रहे हो, तो आधार को भी नहीं तो देख दे वही हाँ, तो है, इसमें पंगा ही है ना कि आधार को देखने ही बोला है। खाली देखने यही बोला तो है, खाली दिक्कत ये है। नहीं कहा कि साहब कि उसको आपको मानना ही मानना है, बिल्कुल नहीं। आपको वेरिफिकेशन तो नहीं, करना ही करना है, और वो कर रहे हैं। वो जो 3,66,000 बाद में काटे हैं, वो कौन से हैं अरे बिहार में? यही तो प्रॉब्लम है। ये आधार को देख लेने के बहाने अब क्या कर रहा है चुनाव आयोग, आधार का ही वेरिफिकेशन करने लग रहा है। तो यहाँ और ज्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पकड़ा रहे हैं। उसने बोला था देख लेना, तो सोचा कि डॉक्यूमेंट में शामिल करेंगे, बोला नहीं तुमने आधार जैसे सबमिट किया, इसका चेक करो इसका आधार ओरिजिनल है कि नहीं। अब क्या हो रहा है उस चक्कर में, जैसे मैंने मेरा नाम गलत हो गया था इस बार किसी के कारण, तो मैंने पटना शिफ्ट किया, तो एसआईआर में एक सेक्शन सी करके कुछ आया है, उसमें मेरे फादर का बोला कि चूंकि आपके फादर यहाँ के वोटर होंगे, आपकी जमीन है यहाँ पटना में, तो वोटर तो होंगे बिहार में कहीं के। मैंने बोला हाँ है। तो यहीं से पास आउट भी किए होंगे मैट्रिक? बोला हाँ है। तो एक काम करो अपने पिता का मैट्रिक सर्टिफिकेट ले आके दो। अब मेरे पिता के पास तो है, हमने दे दिया। अरे यार, बांग्लादेश मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको बताऊं, मेरा खुद का नहीं मिल रहा मैट्रिक का। नहीं, पापा ने लेमिनेशन करा के रखा था। अब नहीं सोचिए सर, उसमें बहुत सारे और डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है। मैं अपने दादाजी नहीं, वाला और राशन कार्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं अभी जो है वो आपके क्या है, वो सर्टिफिकेट रिन्यू कराना था उसके लिए, तो उसमें साहब के वो हाई स्कूल का दिखाइए, तो हम हाई स्कूल का ढूंढे तो मिला ही नहीं, वो तो एक सर्टिफिकेट मिल गया,
स्कूल का, तो वो सर्टिफिकेट से काम चला है। पीड़ा इतनी है, अब यही तो लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो यहाँ जो प्रोसेस है 1987 वाला है बिहार में, और वहां तो और कड़ा होने जा रहा है। तो 1987 के हिसाब से आप, मैं अगर इंडियन हूं तो मैं साबित करूंगा ना, मेरे बाप दादा यहाँ के हैं, चाचा होंगे, दादा होंगे, उनका डिटेल है, तो ऐसा नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो मिल ही जाता है। अब इसी में लोग फंसे हुए। वो आपको याद होगा किशनगंज का वायरल वीडियो, बोला मेरे पिताजी तो आए थे, अब्बू आए थे बांग्लादेश से, उनका नहीं था वोटर आईडी कार्ड, मेरा था, मेरा भी काट दिए। हम लोग तो इंडियन ही हो गए ना, इतने दिन से रह रहे हैं। तो उस बेचारे को समझ में नहीं आया कि नहीं, वो इंडियन नहीं है, उसके लिए सिटीजनशिप लेना होता है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाने से कोई इंडियन नहीं होता। तड़प ही ऐसी है। ऊपर से कल फिर अमित शाह जी आए, और अमित शाह जी ने इस स्पीच में कहा कि धर्मशाला समझा है क्या इंडिया को। लिटरली यही वर्ड उन्होंने यूज किया है। भारत धर्मशाला है क्या? भारत धर्मशाला नहीं है। भारत के लोग, बिहार के लोगों का रोजगार नहीं छीनने देंगे यार। ऐसे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ये लोग। पहले इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है अमित शाह जी का, क्योंकि नक्सल्स ने बहुत ज्यादा सरेंडर वेंडर कर दिया। लिटरली इन्होंने क्रैकडाउन पूरा कर दिया है। तो इनको लग रहा है कि भाई एक को खत्म कर दिया, दूसरा भी डेमोग्राफी चेंज कर ही देंगे। मोदी जी अलग टाइप के, मतलब होता है ना, एक जो शिकारी नहीं, शेर होता है जो नेशनल ज्योग्राफिक में देखते हैं, धीरे धीरे पंजा लगा के आता है उधर से, और एक ही बार ऐसे गर्दन पकड़ता है। यहां से दूर बैठे हुए हैं, आप सोचिए सर, नरेंद्र मोदी जी आंध्रा में, और हिंदी में भाषण दिलवा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से, और ट्वीट कर रहे हैं समृद्ध भारत, एक भारत, बिहार इलेक्शन, हिंदी का सम्मान। तमिल को गाली नहीं दी, अपमानित नहीं किया, लोगों को बता दिया कि देखो स्टालिन आके बिहार में ये किया था। ये तो शुरुआत भर है, चुनाव आने दीजिए, इनको हिंदी द्रोही करार दे देंगे नरेंद्र मोदी। उसके बाद इंटायर कांग्रेस एक तो बिखरी हुई है, और राजद अपने आप को ये डिफेंड करने में पड़ जाएगी कि नहीं नहीं हम लोग हिंदी विरोधी नहीं है, और वो बोल के निकल जाएंगे अगले चुनाव में। क्योंकि 21 तारीख को नीतीश कुमार की रैली है, और 21, 22, 23, 24 इतने में मोदी जी की 12 सभाएं हैं बिहार में। मतलब हंगामा एकदम पूरा एक्शन पैक, जिसको कहते हैं संजय सर, खेल हो रहा है। मार देंगे दुमुक का, नाच के गिर जाओगे। अब उन्हीं का रैली का सहारा है। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? आप जो है, अब आप ऐसा करेंगे तो 150 के क्रॉस कर जाएगी एनडीए, तो फिर हमारे राहुल बाबा का क्या होगा? फिर वो उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, फिर वो असम में क्या करेंगे, फिर और जो बाकी जगह है। असम में तो भाई वो जुबीन गर्ग को लेके तो बहुत हल्ला गुल्ला कराया गया किसी तरह से, कि साहब को कमजोर किया जा सके। और भी असम में और भी आदिवासी आंदोलन चलाया गया कि साहब जो है वो सारे जितने भी वहाँ के अहोम है उनको भी साहब जनजाति बना दो। मुझे लगता है कि साहब अब हमें भी करना पड़ेगा कि साहब ब्राह्मणों को भी जनजाति बना दो। क्या विचार है आपका? नहीं, स्थितियां मध्य प्रदेश की हो तो कर ही लिया जाए, उपाय क्या है बचा हुआ। लेकिन वो जो आदमी है ना, हेमंत बिश्व शर्मा, वो टू वे नाव चला रहा है सर। फ्री बोट फैसिलिटी है, पकड़ता है, नाव में बिठाता है, बोलता है उस पार छोड़ के आओ, फिर इस पार लेके आ जाना, फिर नाव, फिर अगला खेप भेज देंगे। वो जिस स्पीड में भेज रहा है ना बांग्लादेशी, हमको लग रहा है कि चुनाव आते आते ठीक ठाक वो बैलेंस बना लेगा। दूसरी बात, चुनाव टफ है, मुश्किल है। किशनगंज से तो पास में है ना हाँ, बॉर्डर? किशनगंज से भी पास में है ना, बॉर्डर तो किशनगंज से पास में है। लेकिन इधर थोड़ा बिहार में फेंसिंग वेंसिंग टाइट हो गया, इधर नेपाल बॉर्डर पे भी चेकिंग ज्यादा हो रहा है। आप देखे नहीं सर वो तवलीन सिंह का ट्वीट, उनका बेटा को एंट्री नहीं मिला इंडिया में, तो नेपाल बॉर्डर पे भी। अरे बाप रे बीबीसी में बाप, काम करते हैं ना। ऐसे करते हैं क्या? आप देखिए सर, हम्म? पाकिस्तान के सलमान के पुत्र हैं, दर्शकों को अपडेट कर दे, तवलीन जी जो यहाँ पे 2014 के बाद राष्ट्रवादी भी बनती हुई नजर बीच बीच में आती हैं, और उनके बेटे जाने माने पाकिस्तानी हैं, और बीबीसी में आर्टिकल भी लिखे थे, और डिवाइडर इन चीफ वाला भी किशनगंज से बांग्लादेश बॉर्डर 22 किलोमीटर है केवल।
मात्र 22 किलोमीटर है, मात्र 22 किलोमीटर, सही बात है। तो मोदी भी तो निर्मोही है। आप बताइए, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, ये उसी का तो है। अचानक कुछ लोग को चिकन चेस्ट याद आने लगा, बोला चिकन नेक नहीं, चिकन चेस्ट बनेगा। एक दिन त्रिपुरा के महाराज जी उठते हैं और कहते हैं कि काश मेरे राज में समंदर होता। पहले तो था अनडिवाइडेड बंगाल जो था, उसमें आपके राज में त्रिपुरा, नरेश जी बिल्कुल ठीक बात है, समंदर था चटगांव में। तो मतलब क्या इशारा कर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स के लिए तो आदि भाई को बुलाना पड़ेगा, लेकिन हम तो इंटरनल पॉलिटिक्स समझते हैं। राजा साहब को अचानक नींद से उठ के क्यों याद आता है कि हमको समंदर जाने का मन कर रहा है, हमको समंदर में के पास रहने का मन कर रहा है? वो तो राजा साहब है। पहले वाला अब क्या करें, दुनिया नहीं रहा, नहीं तो हो सकता है राजा साहब अटैक कर देते चटगांव में। लेकिन जो स्थितियां हैं वो तो ठीक नहीं है, संकेत तो ठीक बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस बात पे विरोध किया जा सकता है कि भाई तालिबान आया, महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं मिली, दुख। देवबंद सही है, चलेगा। बाद में तो दे भले दी मुस्लिम उसने, पत्रकारों देवबंद ने को तो बाद एंट्री में न भी दे। नहीं दी। हाँ? उसने सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एंट्री दे दी। नहीं तो अच्छा, देवबंद में है क्या एंट्री? देवबंद में नहीं है। आज तक इसका भारत के किसी महिला पत्रकार ने यह आवाज उठाई कि देवबंद में हमको एंट्री नहीं मिलती है? तौबा तौबा। लाहौर वाया कुवैत। आजकल लाहौर वाया कुवैत की जगह जिस हिसाब से अफगानी उठा उठा के इनको लेके जा रहे हैं। मेरे को एक बात और नहीं समझ में आ रही है जी, ये साहब, ये जो मोहन यादव जी की जो भीम आर्मी है, ये इतनी एक्टिव है मध्य प्रदेश में, बिहार में इसकी क्या स्थिति है? नहीं, बिहार में इनकी इनकी एंट्री भी नहीं होने जा रही है। और नेता बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया थोड़ा हमारे तरफ कम ही, मतलब सीएम बनाया था कि बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक रहेंगे, और यहां अब स्थिति ये बन रही है कि भाई तो यहाँ तो बीजेपी अलग है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि भैया यहाँ तो आपके एनडीए ने तो जम के टिकट दिए हैं साहब। बीजेपी ने तो भूरा गदर में रखा है। भूरा बाल को टिकट दे दिए हैं। हाँ, भूरा बाल को टिकट मिला है, खूब मिला है एनडीए से, वो अलग मिर्ची का कारण है। अब देखिए, यही राजनीति होती है सर। राजनीति में नैरेटिव जो बनाएगा उसको टिकट मिलेगा, समीकरण भी उसी के हिसाब से बन जाएंगे। और तो ये इसके लिए बातें, अनिल मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ वही बात है, समीकरण मैं तो हमेशा कहता हूं। नहीं, मोहन यादव के पीआर टीम के लोग भी बेचैन है कि कोई राष्ट्रवादी हमारा पीआर करे। सारे राष्ट्रवादियों ने तो ठुकरा दिया, बोला भैया हमसे तो अभी संपर्क किया नहीं उन्होंने, हम तो सुनाते हैं उनको थोड़ा बहुत। आप चाहते हैं पीआर करना, संपर्क हो जाएगा। हम तो 2-4 सुनाना चाहते हैं उनकी पीआर टीम को। ऐसा है तो इनवाइट कर दीजिए शत्रु बोध वाले मंच पे, इसमें क्या है? मोहने यादव जी आ जाए, और बगल में एक काम करेंगे, फिर रंगा सर को बिठा देंगे, ताकि प्राकृतिक रूप से बैलेंस बना रहे। बैलेंस बनना चाहिए। नहीं तो बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है ना, अलग अलग तरह के साहब। ओबीसी महासभा ने फिर ट्राई किया, कल एक और लगा दी कि साहब की ये जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। अरे यार, जनसंख्या के अनुपात किसको मिलना चाहिए? लठैतों को? 100% आरक्षण करना पड़ेगा, और ऑल ओवर इंडिया में फिर ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़ जाएगा। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि सही लठैतों को बाहर करो, जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया उनको बाहर करो, रोहिणी कमीशन लागू करो। रोहिणी कमीशन लागू करो। क्यों लगाया था रोहिणी कमीशन? पता नहीं, ये मोहन यादव जो है, इसको किसने ज्ञान दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो उधर अब जा ही नहीं रहा हूँ, मध्य प्रदेश साइड। मेरा फोकस बिहार इलेक्शन है, इसके बाद चलिए बंगाल बिहार इलेक्शन पे चलते हैं ना। तो और पहले तो यूपी। हम जरा थोड़ा ममता दीदी जो नाराज हो रही हैं उसकी भी तो बात कर लें। ममता दीदी की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, ममता दीदी की ममता नाराजगी है दीदी भाई। कह रही हैं कि हम यहाँ दंगा हो जाएगा। आपका क्या हाँ, कहना है?
तो वही अब तो ये कॉल तो अब इसके बाद चुनाव आयोग को लेना है कि चुनाव आयोग एसआईआर कैसे करेगा अगर दंगा हो जाएगा तो दंगा सर आप तो एडमिनिस्ट्रेटर में रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, आप बताइए दंगा फिर कैसे रोका जाएगा? उपाय कुछ बताइए। आप चुनाव आयुक्त होते इस वक्त, बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है कि दंगा हो जाएगा, तो आप मोदी जी को लेटर में क्या लिख के सजेशन देते? दर्शकों का थोड़ा ज्ञानवर्धन करते हैं। भाई इसका मतलब ये है कि वो कह रहे दंगा हो जाएगा, इसका मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने भी संभव नहीं है उनके लिए। वो ठीक जो है वो संभाल नहीं सकती, उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है। इसका मतलब ठीक ये है, हुआ कि वहाँ जो है वो संवैधानिक सरकार बनी रहने की स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। ठीक है। स्वयं कह रहे हैं ना वो तो, हाँ, कोई और बिल्कुल, थोड़ी कह रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वयं कह तो रहे हैं। आपकी भविष्यवाणी सही होने जा रही है फिर। हाँ, तो वो अब दंगा जो है उन्होंने कहा है वो होगा, तो वो कराएँगी भी निश्चित रूप से। ठीक है, वो करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तो और आपकी भविष्यवाणी आपने नवंबर का ही टाइम दिया था लगभग। और मैंने शुभेंदु अधिकारी की टीम से बात किया था, उनका भी मानना है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी एक एसआईआर होते-होते कि नवंबर तक वो स्थिति बन जाए। वो भी चाहते हैं कि भैया राष्ट्रपति शासन लगे तब जाके हम चुनाव लड़ने जाएँ और चुनाव तो मार्च में शुरू हो जाएगा। वहाँ तो 6 फेज में होता है चुनाव। हुँ? बंगाल हाँ, में तो वहाँ तो सारे गुंडे टीएमसी में हैं। हाँ, तो उससे क्या, लेकिन 6 फेज में कराना तो है, पिछली बार भी हुआ था। आपके यहाँ तो कम से कम बिहार में ये है कि बँटे हुए हैं, नहीं, नहीं, अलग-अलग दलों में। हमारे यहाँ से देखिए, गुंडे थे 90 के दशक में, ठीक कर दिए गए हम लोगों के द्वारा। हम लोगों ने खूब गोभी की सब्जी उगाई है सर, क्या बात कर रहे हैं? हमने खूब गोभी उगाया है खेतों में। बंगाल वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यही दिक्कत है। देखिए अगर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप मैं थोड़ा-सा इसका विश्लेषण यदि करूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो एक लठैत वर्ग ने जिसको टारगेट बनाया था, वो भी हुँ, लठैती में कम नहीं था। हुँ। और हमारे पास लाठी के अलावा और था, बड़ा-बड़ा था। हाँ, तो बंगाल में जो है, बंगाल का जो भद्रलोक है, हुँ, वो जो है वो पूरी तरह से सरेंडर। सरेंडर है और गुंडों के साथ है। कुछ देखता है तो उसका जो है वो वामपंथी विश्लेषण करके उसको सही और ठहरा देता है हुँ, और जो विरोध में है, वो सब जो पिछड़ा, एससी, एसटी ये विरोध में है। तो ये इनको लड़ने की दबा ले स्थिति में जाते नहीं है। हैं, ये अपनी हाँ, सत्ता की ताकत से और वो भद्रलोक के जिसको हम कहें कि जो वो इंटेलेक्चुअल कवर नैरेटिव फायर देते हैं कवर फायर देते हैं, नैरेटिव देते हैं, उसको मिला मिला के निकाल ले जाते हैं। यही कारण है। ये बड़ा डिफरेंस है और इसी वजह से जो है वो बंगाल का मामला सेट बैठ नहीं रहा है। आपको आश्चर्य होगा सर, परमेश्वर मुखिया का 2007 का एक इंटरव्यू बिहार में भी चुनाव में वायरल हो रहा है। 2007 में उस आदमी से पूछा गया कि आपके हिसाब से देश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? हुँ, तो परमेश्वर मुखिया जी ने बोला कि मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और देश विरोधियों का सर्वनाश कर देना चाहिए। खैर हम तो 2 कदम आगे, हम तो सर्वनाश कर दिए हैं। ऐसा जो नक्सलिज्म से लड़ने का जिसके पास ज़ील था, ज़िद थी, उसने वो चीज़ खत्म कर दिया। वरना खेतों में झंडा तो गाड़े ही जा रहे थे, यहाँ भी लाल सलाम के नाम पे। बोला ज़मीन नहीं देंगे, मिट्टी हमारी माँ है, इसी ज़मीन ने हमको खिलाया-पिलाया, हम सब तो किसान ही थे। ये किसानों की ज़मीन की लड़ाई बन गई थी और दो तरफ़ा बनी थी। बोला ठीक है, मिलते हैं फिर, मैदान में मिलते हैं। ओह! तो ये स्थिति थी। अब बंगाल की स्थिति वैसी नहीं है। बंगाल में अब राजवंशी समाज क्या लड़ेगा सर बताइए? राजवंशी नहीं तो लड़ फिर भी लड़ाके हैं। मथुआ समाज जो है वो राजवंशी देखिए, वहाँ ये है कि जो नॉर्थ बंगाल है, नॉर्थ बंगाल में राजवंशियों की संख्या ज़्यादा है, एससी कम्युनिटी में और आपके साउथ बंगाल में मथुआ की संख्या ज़्यादा है। हुँ।
तो आप ये देखते हैं नॉर्थ बंगाल में राजवंशी जो है वो भारी पड़ते हैं, बराबर के पड़ते हैं, वो इनको नहीं होने देते हावी। अच्छा ये बताइए, चाइन मंडल कैसे लड़ेंगे? ये सब तो के पास कुछ है ही नहीं सर। मैंने तो बोला था कि भाई मछली छीलना जानते हो, प्रयोग करो मछली छीलने का। ठीक से मछली छीलो, समझ के मछली छीलो, वापस डर आ जाएगा। दो मछली बढ़िया से छीलोगे, डर वापस आ जाएगा। सामने वाला डर नहीं रहा है। मुझे याद है गोपालगंज में एक लव जिहाद का केस, बिहार के एक राजद के ही मंत्री रहे, उन्होंने बोला यादव की बच्ची को उठा लिया है, एक काम करो घर जाओ, उसके बोलो कि आधा घंटा के अंदर अगर लड़की गेट के बाहर नहीं आई, ये 11 मुसलमान परिवार है, इन सब घर में आग लग जाएगा। इससे जो खुद जाके इंफॉर्मेशन किया, 15 मिनट में लड़की बाहर आ गई। कैसे होता है? डर, सत्ता का संरक्षण। और सत्ता का संरक्षण आपको तब प्राप्त होगा जब आप नैरेटिव लड़ाई जीतेंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अभिषेक जी, विरोध के बावजूद आप बीजेपी के साथ बिहार में क्यों आते हैं? तो क्या कहें, राजद को वोट करवा दें? मेरे सर पे जिन लोगों का हाथ है वो हाथ हटवा दे? इसको मूर्खता कहते हैं डेमोक्रेसी में। मूर्खता कहते हैं, मूर्ख नहीं होना है। ये समझना है कि अपने और लोग कौन है। तमाम नाराजगी उसी से होगी जो अपना है। राजद से नाराज होकर मैं क्या कर लूंगा? तो ये सारी चीजें हैं। और बिहार की राजनीति में राहुल गांधी को मैं कभी भी, इसलिए कई लोग मुझसे कहते हैं कि राहुल गांधी को अभिषेक जी जेल क्यों नहीं भेजा जाता? आप मुझे बताइए, आप मेरी जगह आकर के देखिए या प्रधानमंत्री की जगह आकर के देखिए, वो क्यों राहुल गांधी को जेल भेजे? भाई हम तो गाजे बाजे के साथ पूजा पाठ करके काली पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे, बोला सबको कुछ हो जाए। भाई राहुल गांधी को तो एक हल्का सा भी हार्ट अटैक ना है। राहुल गांधी को माताजी सलामत रखिए। राहुल गांधी हैं तो हम सत्ता में हैं। हम राहुल गांधी को क्यों जेल भेजे? राहुल गांधी मेरे सत्ता में होने का कारण है। राहुल गांधी हैं तो ही तेजस्वी ठीक है। देखिए, तेजस्वी अगर हिम्मत करके 243 पे अकेले चुनाव लड़ दें तो बीजेपी के गले में आ जाए। ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट बात आपने बोली है सर। अगर आरजेडी और लेफ्ट मिलकर ये चुनाव 243 पे लड़ गई होती, इंक्लूडिंग मुकेश सैनी, और कांग्रेस को बाहर फेंक दिया हो जाता, सरकार एनडीए का बनना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा हो ना सका, ऐसा हो ना सका। ये सब राहुल बाबा की ही तो देन है। राहुल बाबा से आप लोग क्यों चिढ़ते हैं? राहुल बाबा हमारे अपने हैं। उनकी, मैं सुबह उठता हूं तो कहता हूं भगवान राहुल गांधी जी को सलामत रखे। तो मैं ऐसे कहता हूं तो अमित शाह और मोदी जी तो प्रार्थना करते होंगे, सुबह की प्रार्थना। अमित थोड़ा पता करो कि राहुल ठीक है ना, 2 दिन से बयान नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति बन चुकी तो आइए अब आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री